बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन कासिम और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मे का बाबरकत दिन बहुत ही मुबारक हो। आज के दिन हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, लेकिन स्पेशली आज जब आप अपनी जुम्मे की नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। आज आपसे व्यूअर्स, आज हमने अपने शो को एक तरह से दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड और जनरली जैसे घर में बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी उनको चोट लग जाती है और कभी कभी वो चोट बड़ी सीरियस भी होती है। उस वक्त घर पे हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली पिछले दिनों मेरे अपने बेटे को चोट लगी हाथ पे और जो लोग उस वक्त उसको देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उनसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई। एक्चुअली व्यूअर्स, बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाए और जब उस शख्स को गाड़ी में से या जिधर से भी उठा रहे हैं तो गलत तरीके से उठाया तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से फिर पैरालिसिस हो गया। तो अब इस किस्म की बड़ी सीरियस चीज़ें जो हैं हो सकती हैं अगर हम ध्यान से और एहतियात से ना चलें। सो स्पोर्ट्स इंजरीज़ आखिर होती क्या हैं, क्यों होती हैं? अब ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ आपको स्कूल टाइम में भी हो सकती हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम में भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोग जनरली भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे मर्द हजरात अक्सर अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वालों के साथ क्रिकेट रेगुलरली खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो सिर्फ किसी एथलीट को या स्पोर्ट्स पर्सन को ही हो। स्पोर्ट्स इंजरी हम में से किसी को भी हो सकती है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से अपने किसी एरिया को, किसी जगह को पेन ऐसी कोई चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से मेजर कोई इंजरी हो जाती है या माइनर इंजरी बिगड़ के मेजर इंजरी बन जाती है क्योंकि उसका ख्याल नहीं रखा जाता। सो अगर इंजरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, और किस किस्म की स्पोर्ट्स इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हाथों पे चोट लगना या हमारे एंकल पे या टांग पे चोट लगना, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। बैक पे कभी कभी बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और उसके बाद फिर सालों कभी कभी उससे रिकवर करने में लग जाते हैं। सो प्रॉपर तरीके से क्या मैनेजमेंट होती है। अब मर्द भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ख़वातीन भी स्पोर्ट्स खेलती हैं। हम जब एक्टिव होते हैं और उस एक्टिव होने के दौरान जो हमें इंजरीज़ होती हैं उनके बारे में हम स्पेसिफ़िकली बात करना चाहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि खेलना कूदना छोड़ दें। मैं तो हमेशा आपको इनकरेज करती हूँ कि एक्सरसाइज करें, मूव अराउंड करें, क्योंकि जो लोग बिल्कुल ही मूव अराउंड नहीं करते उनको भी फिर इंजरीज़ हो जाती हैं और वो डिफरेंट किस्म की हो जाती हैं। सो एक्टिव हों, बाहर निकलें, लेकिन सेंसिबल अंदाज में, और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू या प्रॉब्लम होता है तो फिर उसका प्रॉपर इलाज कराएं और मुस्तनिद डॉक्टर से कराएं, और अगर फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टर या ऑस्टियोपैथ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनसे रुजू करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कभी कभी एक चोट जो हमें लगी होती है उस वक्त तो हम उसको ठीक कर लेते हैं, 2-3-4 दिन में टकोर करके, मेडिसिन लगा के, वटेवर। लेकिन अगर उसके बाद हमें रेकमेंड किया जाता है कि आपने फिजियोथेरेपी करानी है या इसका प्रॉपर आगे भी इलाज कराना है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो वो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ी इंजरी भी बन सकती है। सो अगर हम बात करें अपने क्रिकेटर्स की तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान रिसेंटली इंजर हुए। अब इनको प्रॉपर रेस्ट दिया गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को ज्वाइन कराया और उनको वापस फिटनेस की तरफ लेके आए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एथलीट ही हों तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। किसी भी आम इंसान को अगर कोई इंजरी होती है, स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसका एक सर्टन तरीके से ख्याल रखना चाहिए। खैर, ये तो हमारा पार्ट 1 होगा शो का। देन इन पार्ट 2, क्योंकि आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो आज के दिन हम दुआ की बात करेंगे। दुआ की अहमियत पे, दुआ करने का सही तरीका क्या है, किसकी दुआ सबसे ज़्यादा लगती है, और आखिर बदुआ की लोग अक्सर बात करते हैं, उसने उसको बदुआ दे दी या उसको बदुआ लगी हुई है, तो क्या बदुआ भी कोई चीज़ होती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर। हम दुआ पे बात करेंगे। हमने कवाली का भी आप लोगों के लिए एहतमाम किया हुआ है। सो बहुत सी अमेजिंग चीज़ें होंगी, लेकिन आपने अगर हमसे रब्ता करना है और हमें हमारे साथ शेयर करना है कि हमें शो किस किस्म का करना चाहिए, किस किस्म के सेगमेंट्स ऐड करने चाहिए, तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा
फेसबुक का पेज है और मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हम अपने पेज पे अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारे किसी डॉक्टर या किसी ऐसे शख्स से रब्ता करना है अपने किसी भी मामले या मसाइल के लिए, तो हम वहाँ पे आपके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं। एंड अगर हमारी कोई क्विज़, कोई कंपटीशन या कोई लकी ड्रॉ या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसकी भी सारी डिटेल्स मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे होती हैं। व्यूअर्स, हमारी फेवरेट शेफ़, हमारी लाडली शेफ़, जो हमारी दुआएं देने वाली, प्यार करने वाली आपी हमारे साथ हैं, और जुम्मे का दिन है और इनका साथ हमारे साथ है, और आज इन्हीं के मिजाज का शो भी हम करने जा रहे हैं। शेफ़ रहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप आज सुबह हमने ना नान चने खा लिए टीम ने बैठ के। मैं एंटर हुई सेट पे और मैंने कहा, हैं आज आप ही थी, हमने क्यों नान चने खाए हैं? हमें नहीं खाने चाहिए थे, क्योंकि जिस दिन आप ही आती हैं उस दिन सिर्फ उनका ही खाना खाने को जी चाहता है, क्योंकि माशाल्लाह इनके हाथ में इतना मज़ा है। थैंक यू सो मच। आज आप क्या बनाने लगी हैं? आज हम बना रहे हैं मटर वाले चावल, मटर पुलाव। मटर पुलाव जी। और उसके साथ है शामी कबाब और बाकी रायता वगैरह तो रायता सलाद वगैरह। ओके, तो हम रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी, मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 1.5 किलो, मटर 1 किलो, बड़ी इलायची 2 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कड़ी पत्ता 2 अदद ले लें, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर 3 अदद। अब हम आपको तरीका बताएं इसका। जी, पुलाव बनाने के लिए पहले तो हम मटर को निकाल लेंगे। ठीक है, चावल हम पहले से गीला करके रख देंगे, कम धो के अच्छी तरह से उनको आधा घंटा पहले हमने सोक कर दिया। उसके बाद देगचे में हमने प्याज ब्राउन करना है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके बाद हमने इसमें मटर डालने हैं, मसाला जार डालने हैं, जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताए हैं वो डाल के अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद उसमें हमने चावल जितने लिए हैं उसका डबल पानी लेके तो उसको उबलने की हद तक रखेंगे। उसके बाद उसमें हम चावल डाल देंगे और जब वो अच्छा पहले मटर डालेंगे फिर चावल डालेंगे? जी, फिर चावल, हाँ चावल मटरों को ज़रा भून लेते हैं अच्छे से और फिर चावल डाल के उसके बाद इसको दम पे दे देंगे। ठीक है, और तैयार इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी पुलाव वगैरह बनाना चाहती हूँ पानी मेरे से ज़्यादा डल जाता है और फिर वो चिपचिप टाइप हो जाते हैं। डबल से थोड़ा कम ही डालना चाहिए। आखिर में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा बहुत आप छटा कर सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं तो कम से कम 2 कप कम डालती हूँ। ठीक है, और चावलों पे भी डिपेंड करता है, कुछ पुराने चावल होते हैं कुछ नए होते हैं, तो उस हिसाब से भी देख लेना चाहिए। बचा हो जाता है, लोग सेला चावल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका फिर वो वाला टेस्ट नहीं होता जो बिल्कुल दूसरे चावलों का होता है। ओके, एंड शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, चने की दाल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च, बड़ी इलायची 2 अदद और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। अच्छा, आई लव द फैक्ट दैट आपने बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं डाले, क्योंकि आजकल शामी कबाब में लोग इतनी चीज़ें डाल देते हैं कि फिर आपको उसका हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है। और उसका अपना टेस्ट चला जाता है, वो फिर मसालों का ही बीच में टेस्ट आता है। तो वो जो चिकन और दाल और इन चीज़ों का अपना टेस्ट भी रहना चाहिए। और इसको हम इस तरह करेंगे कि मुर्गी के गोश्त को और दाल को इकट्ठा हम गिला लेंगे। ठीक है, उसमें मसाला जात ये जो सारे हैं ना इसके अंदर डाल देंगे, सुरख मिर्च भी, नमक, बड़ी इलायची और मतलब जैसे कि एक पॉट में डाल के आपने उसको हमने कुक कर लिया। जब अच्छी तरह गल जाएगा मैं तो उसको कीमे की मशीन से निकाल लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फिर या आप कूट लें अपने हिसाब से, जो आप ग्राइंडर वगैरह या ग्राइंडर चॉपर कर लें। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और इनको फिर फ्राई कर लेंगे। अंडे में डिप करेंगे कि नहीं? मैं अंडे बीच में ही डाल देती हूँ। आप बीच में ही डाल देती हैं? अंडे अंदर ही डाल देती हूँ, ऊपर वो फिर अलग एक तह सी बन जाती है और वो इतना मज़े का नहीं होता। और बहुत दफ़ा बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमने नहीं खाना, इस पे तो एग है, अंदर डाल दें तो कम से कम उनको वो ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है अंडे की और पता भी नहीं चलता। असल में लोगों के टूट जाते हैं ना शामी कबाब। सही, अगर हल्की आंच पे
और कम तेल में बनाए तो फिर नहीं टूटते ना? हाँ, कम तेल में बनाने चाहिए, इनको डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए हम अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज़ की और जनरली इंजरीज़ की बात करेंगे और हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाए और हम वहाँ पे हो, तो इमीडिएट जो फर्स्ट एड होती है वो किस तरह की देनी चाहिए और कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो पाकिस्तान से ज़्यादा वक्त आयरलैंड में गुजारते हैं और वहीं पे ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि 2 वीक्स के एक क्लिनिक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रूर हमारे शो पे आए और हमें गाइडेंस दें, क्योंकि जितने क्वालिफाइड ये हैं उतना कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इन दिस एरिया ऑफ मेडिसिन। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हमारे साथ हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन एज वेल। उसके अलावा आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी एसोसिएटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू कम बैक। बहुत खुशी होती है अपने मुल्क में आके अपना माहौल देख के आप लोगों को मिलने के। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ आखिर होती क्या हैं, क्योंकि जब भी हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करते हैं तो लोग अपने जहन में एथलीट्स ही सोचते हैं। बड़ी अच्छी आपने ये लोगों की आगाही के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया। एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव थे उनको जब प्रॉब्लम्स होती थी तो उसके लिए कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं थी जो उसको डील करे। उस कॉन्सेप्ट को लेके कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, जो लोग किसी भी उम्र के हैं, चाहे जवान हैं, बूढ़े हैं, खेलों में इन्वॉल्व हैं, तो उनका एक ख़ास पैटर्न बन गया जिससे वो चोटें उनको लगती थी। हमारे बॉडी का जो हिस्सा है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसमें मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, बोन हैं, तो उनका स्प्रेन हो जाना, उनका टूट जाना, तो कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं थी जो स्पेशली इसको डील करती। तो उधर से उसका आगाज़ हुआ। तो लोगों का ये मिसनॉमर है, मिथ है, ये ख्याल है कि जो सिर्फ एथलीट है वो खेल रहा है और एक डॉक्टर जो फील्ड में भाग रहा है उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। ऐसा नहीं है। उसकी इंजरी प्रिवेंशन से लेकर, उसको इलाज से लेकर, ग्राउंड से लेकर उसका पूरा इलाज और दोबारा खिलाने तक, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है या वो एक 50 साल या 60 साल का इंसान है जो कि डेली एक्सरसाइज करता है, उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। क्योंकि शुरू में यही वाली बात करी थी कि देखें, आपको अगर चोट जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी लगती है या आप बाहर वॉक करने के लिए गए हैं और आप मतलब आप ज़रा थोड़ा मतलब रन भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो उस दौरान भी अगर आपको चोट लगती है तो वो स्पोर्ट्स इंजरी के ज़ुमरे में ही आती है। एब्सोल्युटली, वो उसमें आती है और उसमें उसके बाकायदा एक इलाज इमरजेंसी इलाज है और फिर उसका एक बाकायदा रीहैब का इलाज है और फिर उसको रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, दोबारा उसको जिम, खेल के मैदान या उस मैच में भेजना है आपने। अच्छा, तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स इंजरीज किस किस किस्म की होती हैं, उसकी इकसाम क्या है? हाँ जी, उसकी इकसाम ये है कि आप हैरान होंगे, ये वाहिद फील्ड है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप अगर खेलने गए तो आपके दांत को भी चोट लग सकती है, टांग को भी चोट लग सकती है, हेड इंजरी या कंकशन भी हो सकती है और इसके अलावा रिपेटिटिव इंजरीज़ भी हो सकती है। यानी एक चीज़, आप जा रहे हैं जिम में और आपको रिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता पेन होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम ब्रॉडली कहें, जो मेजर इंजरीज़ हैं वो ज़्यादातर ऑर्थोपीडिक रिलेटेड हैं, जैसे कंधे का निकल जाना, जैसे नी का एक लिगामेंट होता है जिसे रस्सी या ACL कहते हैं या लिगामेंट, उसका ब्रेक हो जाना, टखने की इंजरीज़ बहुत कॉमन है, उसका हो जाना। तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये ऐसी फील्ड है जो इसमें तमाम है और मैं इसमें भी तो आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, एक गेम खेलना और एक कंपटीशन जीतना, उसके असरात वो भी उसमें शामिल है। तो आप अगर उसको कहें तो एक सेशन में बहुत मुश्किल होगा कि उसमें तमाम किस्म की इंजरीज़ शामिल होती हैं, मेंटली, फिज़िकली, डेंटल, आई की इंजरीज़, कंधे की इंजरीज़, एल्बो की इंजरी। आप ये कह सकती हैं कि कुछ ज़्यादा कॉमन है जिसमें घुटना है, एल्बो है, आपका कंधा है, आपकी रिस्ट है और आपका टखना है, ये ज़्यादातर ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं।
और बात ये है कि इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स तो मतलब अगले को चोट लगती है तो तभी इंसान आपके पास आता है, तो सिम्टम्स तो आई गेस उसके कोई उस तरह से होते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ हुआ, उस वक्त आपको दर्द हुई और उसके बाद आप सेटल हो गए, जी जी, फिर आगे जाके वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। एग्जैक्टली। कुछ इसके बारे में हमें गाइड करेंगे, ये क्या जैसे होता मैंने है? आपको पहले कहा फॉर एग्जांपल कि एक देखिए दफ़ा जब कट लगता है तो वो खून निकलता है, आपको ठीक पता है कि है। खून निकला है, आपको ठीक पता है है। कि आपने उसकी मरहम पट्टी करनी है, आपने उसका ख्याल रखना है। लेकिन जब कहीं कहीं फॉर एग्जांपल आपका पैर मुड़ गया, जैसे आपको पता है मेरा एक इशू बहुत ज़्यादा है कॉमन कि मेरे एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं। अब चलते अब एंकल ट्विस्ट हो गया, चोट लगी, उस वक्त तो आई सेड कि चलो ठीक है, आई बी फाइन। बाद में फिर सवियर पेन, स्वेलिंग और पता नहीं क्या क्या। एग्जैक्टली उसमें ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसमें ये है कि जो तो कट नज़र आता है आप उसका इलाज कर सकती हैं, जो ट्विस्ट होता है तो इन अंदर जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो स्प्रेन या स्ट्रेन ले जाते हैं, उसकी वजह से आप वक्ती तौर पे तो वो आपको एक बता रहे होते हैं कि गड़बड़ हो गई है, आपको कोई मसला है, जो आप इनिशियली पेन किलर कभी आइस लगा के उस स्टेज से निकल जाते हैं, क्योंकि वो टूटे रह जाते हैं या आप में को मोरोसियत में ऐसी कोई लचकपन होती है जिसम में कि वो बार बार आपको जुड़ नहीं पाते अंदर, और लॉन्ग रन में आपको ना खेलने देते हैं, आपको गाहे बगाए मुख्तलिफ हालतों में प्रॉब्लम डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंजरी अंदर नज़र नहीं आती, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ब्लंट इंजरी, वो इंजरी जो अंदर लिगामेंट जो टोर्न हो गया, तो टूट गया, वो तो जुड़ेगा तो नहीं, आप देख नहीं पाते अंदर, तो आप क्या करते हैं, कट का तो आप इलाज कर लेते हैं लेकिन उसका तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी और क्रॉनिक इंजरी के बीच में क्या फ़र्क है? एक्यूट जैसे कोई प्लेयर जो खेल रहा है वो तमाम लोगों को नज़र आता है, वो गिरा है, आपने उसको उठाया, उसको सोज होगी, चल नहीं पाएगा, तो उसको तो हम एक्यूट कहेंगे जो अभी हुई है, और या अप टू अ वीक जब तक वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। कुछ लोग उसको 2-3 वीक का भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली रेपेटिटिवली एक काम कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अपने वेट्स उठा रहे हैं, आपका शोल्डर और कंधा थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, तो वो करते करते, या आपने एक्यूट इंजरी जो पहले हुई है उसका ख्याल नहीं किया, आपका टखनक अगर हो गया, तो अब जब आपको 3 से 6 माह गुजर जाएंगे आप पुरानी दर्द का शिकार हो जाएंगे। तो आम फहम और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए हम बता सकते हैं कि एक्यूट जो आपको अभी नज़र आ गई है, क्रॉनिक जो आपको कई महीनों के बाद आप प्रेजेंट करें। आप कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपनी मिसाल भी दी कि मेरा टखना ठीक नहीं है, बीच में तो चल रही थी, वो चोट लगी, मैं जैसे कि आपने भी मेरे से पूछा था कि कनाडा से मैंने आपको कॉल किया था आयरलैंड में कि मैं क्या करूं, व्यूअर्स चल रही थी, मैं बाहर वॉक के लिए वेंट आउट टू रन, बाहर स्नो मतलब कनाडा में थी, स्नो पड़ी हुई थी, मेरा पाँव लेफ्ट वाला स्लिप हुआ है, मेरा एंकल ऐसे करके तक करके वो कंक्रीट पे लगा है ज़मीन पे और वापस आया। उस वक्त चीखों वाली दर्द थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई 3-4 मिनट के बाद मैंने 4-5 कदम रखे और मुझे लगा कि मैं आई एम ओके। खैर मैं चल के घर आ गई, उसके बाद मैंने शावर लिया, चेंज किया, सॉक्स पहने, जॉगर पहने, फिर 2-4 और कामों के लिए निकल गई। अगले दिन इतना मेरा पाँव सूजा हुआ था कि मैं सॉक्स भी नहीं पहन पा रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट डे डबल मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा मेरे पाँव का साइज़ हुआ था और एंकल इतना सूजा हुआ था। बिल्कुल। इसकी मैं आपको मज़ीद तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, जब फ्रैक्चर नहीं होता हमारे यहाँ एक कल्चर है कि उसका एक्सरे किया जाता है, जब टूटा नहीं है तो खैर है। खैर ये कल्चर आपने बदलना है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि आप ज़रा अपना आप को देखें कि सिर्फ हड्डियाँ नहीं जो टूटती हैं, हड्डियों के ऊपर लिगामेंट है जिसको आप मांस या सॉफ्ट टिश्यू कहें, वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं। हड्डी तो जुड़ जाती है, हाँ अगर हड्डी टूटी हो आप उसका ख्याल करेंगी, प्लास्टर वगैरह लगवाएंगी, प्लास्टर के बाद आप 5-6 हफ्ते आराम करेंगी, फिर आप तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी हड्डी नहीं टूटी, आपको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपका तो फ्रैक्चर ही कोई नहीं है, तो आप भी खुश हो जाते हैं। जब आप घर आ जाते हैं और उसके बाद वो लिगामेंट टोर्न या टूटा ही रहता है, वो आपको क्रॉनिक इंजरी जो अभी हम पहले बात कर रहे थे उसमें कन्वर्ट कर देता है, और वो फिर और सवियर भी हो रहा है। अच्छा, डिसलोकेशन क्या होती है डॉक्टर? हाँ जी, डिसलोकेशन हमारे जिस्म में, हम जोड़ों से बने हुए हैं, सबको पता है जोड़ है, जैसे हमारी स्पेशलिटी को भी हड्डी एंड जोड़ कहते हैं। तो जैसे शोल्डर है, सबसे ज़्यादा दुनिया में शोल्डर खेलों के दरमियान, क्योंकि शोल्डर में बहुत मूवमेंट होती है, कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, ज़ोर लगता है या उसकी जिस्म में लचक होती है, वो शोल्डर या कंधा जो है अपने जोड़ से बाहर आ जाता है, उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। वो इंतहाई पेनफुल होती है, उसे हमें फिर या उधरी पिच पे या हॉस्पिटल में करना पड़ता है। इस तरह लोगों को
और एरियाज़ भी है जहाँ डिसलोकेशन हो। सबसे कॉमन जो डिसलोकेशन है वो शोल्डर की, फिर एल्बो की, कभी कभार रिस्ट की, कभी कभार टखने की, वो फ्रैक्चर के साथ होती है। अच्छा, और फिर स्प्रेन क्या है? हाँ जी, स्प्रेन जो है, जब हम डिसलोकेशन तो जोड़ की जैसे भी हमने बात की, फ्रैक्चर हड्डी का हो गया। स्प्रेन अब जो बाकी ऊपर मांस लगा है, अब लोग हैरान हैं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो मसल है, वो मसल आगे से टेंडन या मछली की तरह जाके हड्डी पे लगते हैं और उसके साथ लिगामेंट है। तो जब उनमें इंजरी आती है, वो खिंच जाते हैं, उसको हम स्प्रेन का लफ्ज़ देते हैं। यानी ना आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई, ना जोड़ निकला, लेकिन वो जो मांस या सॉफ्ट टिश्यू में जो इंजरी हुई, जो उसमें इंजरी, उसको स्प्रेन कहा जाता है। डॉक्टर के पास कब जाएं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो हमारा ये है कि भाई ये सारी चीज़ें चले, ये सब एग्जिस्ट करती हैं और हमें मतलब इनका इलाज भी कराना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पे कब लेके जाना है? देखिए, बच्चों को हर वक्त चोट लग रही होती है खेलते कूदते हुए, और अक्सर स्पोर्ट्स खेलते हुए लग जाती है। अब पिछले दिनों मेरे बेटे को भी लगी और मैं आपके पास लेके आई, इसीलिए तो ख्याल आया कि भाई हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुद मिसमैनेज कर जाते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। हम बड़ी पुरानी एक कहावत कहते हैं कि जी परहेज़ इलाज से बेहतर है, इंजरी प्रिवेंशन। कितने लोग हैं जिम जाने से पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? कितने लोग हैं जो बच्चों को जब ट्रेनिंग पे डालते हैं, क्लब में एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप है कि उनको ट्रेनिंग से पहले एक असेसमेंट हो, उनको बताया जाए, जिसे हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे बच्चे हैं जा रहे हैं, लिफ्ट वेट्स उठा रहे हैं और इंजरी करके शोल्डर आ जाते हैं। तो पहले तो इंजरी प्रिवेंशन की जाए। जो दर्द है ना, वो लोग उससे बड़ा वो डरते हैं, लेकिन दर्द एक अलामत है कि आपको कोई मसला है। तो आप एक मुस्तनद डॉक्टर को, ये हकीम इधर उधर जाना, खुद ही ये जो हमारा कल्चर है दवाई ले लेना। पहलवान के पास जाने वाला भी तो बहुत रिवाज है ना कि हम पहलवान के पास गए थे, उसने ये कर दिया तो उसने पट्टी कर दी। अच्छा, किसी का गिट्टा गोडा वैसे ही हिला हुआ है, अगले को अगर नहीं अपना काम आता वो और उसका बेड़ा गर्क कर दे, इट बिकम्स वेरी सीरियस। एब्सोल्युटली। दो पहलवान आजकल मैं कहता हूँ, आई हैव ऑब्जर्व पाकिस्तानी सोसाइटी, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, आल्दो मैं बाहर रहता हूँ। एक तो पहलवान है, दूसरा हम ना खुद भी पहलवान है। हाँ, साथ वाली मेडिकल स्टोर से डिक्लोरा, नहीं वो छोड़े, ऐथे आ दर्द हो रही है, चल मैं मल देनी है। एग्जैक्टली। आए हाय, अगले को कुछ टूटा हुआ हो, कुछ बेड़ा गर्क हुआ तो क्या होगा? तो हम अच्छी खासी चीज, जब आप कह रही हैं कि डॉक्टर का देखे नाम होता है कंसल्टेंट, आप कंसल्ट करें कि भाई मुझे चोट लगी है, क्या शिद्दत से है, क्या मुझे एक्सरे की जरूरत है? अच्छा, खुद ही एक्सरे करा लेते हैं कभी, फिर कहते हैं जी एक्सरे में फ्रैक्चर कोई नहीं है, फिर खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से अद्वियात ले लेते हैं बगैर पूछे कि गुर्दों पे असर करेगी नहीं, पेन को मास्क कर देते हैं, वक्ती तौर पे हम उसका टाइम गुजार देते हैं और वो ख़राब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, आजकल प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स का बड़ा, स्टेरॉइड तो फिर भी ज़रा कम हो गया, लेकिन प्रोटीन शेक की जो ऑब्सेशन है, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई चीज़ ले रहा है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, वो भी स्पोर्ट, और फिर मसाइल होते हैं इसमें। जैसे आपको मैं बताऊं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बॉडी के बारे में हो रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्शियस होकर हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इररेलेवेंट चीज़ें, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें शामिल करें। इसमें एक प्रोटीन शेक है। मैं जब आयरलैंड से यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, मैंने अपनी पूरी करियर में इतना यूरिक एसिड हाई या गुर्दों के मसाइल नहीं देखे जितने इधर देखे। जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनके जिस्म में क्रिएटिनिन मादा बनता है, वो आप लोग जब गुर्दे के टेस्ट कराते हैं तो उसमें शामिल होता है। तो जब आप प्रोटीन लेंगे, पहले तो वो हैवी है, आपके मैदे पे बर्दाश्त करेगी ना करेगी, आपको डायरिया लग सकता है, उसके बाद वो आपके गुर्दों पे असर कर सकती है, फिर वो आपका यूरिक एसिड हाई कर सकती है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह का एक निज़ाम और बैलेंस है, यू आर डिस्टर्बिंग इट। आप कैसे एक, आप जब खा रहे हैं गोश्त क्यों नहीं खाते, पुराने स्टाइल में अंडे क्यों नहीं लेते, आप उसको देखें, आपका एक निज़ाम है, मैदा चाहता है कि खुराक जाए, उसको खाए और चले, आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आप चलेंगे नहीं तो आपकी टांगें काम नहीं करेंगी। अगर आप अपने मैदे को खुराक नहीं देंगे, उसके अंदर उसके एंजाइम्स उसको तोड़ेंगे नहीं, आप रिफाइंड फॉर्म में कोई चीज़ भी देंगे तो उसके आइडिया तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको नुकसान देगी लॉन्ग रन पे। इसलिए स्टीरॉइड्स की आपने बात की, स्टीरॉइड आपके जो है इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। वो आपके अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर खून बंद कर सकते हैं, वो आपके अंदर जो है आपके मसल्स को तोड़ सकते हैं,
वो आपके अंदर जो है वो अजीब किस्म की अलामात पैदा कर सकते हैं। बात ये कि जो चीज़ डॉक्टर भी 10 दफ़ा सोच के आपको देता है, अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो आपको स्टेरॉइड देते हैं उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, वो चीज़ आप डेली बेसिस पे कैसे ले सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के लिए? दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और इससे पूरी दुनिया में इज्तनाब किया जाता है, और अगर पाकिस्तान भी कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। फाइनली डॉक्टर साहब, आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा पैगाम ये है कि एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। हमारे मुल्क में लोग बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, मैं आई लव टू टेल देम, एक बड़ी रिसर्च हो रही है, मैं 2 मिनट आपके लूँगा, कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव है, आप बैठे हैं, पानी भी कोई आपको पिला रहा है, आप उठ के जा भी नहीं रहे, तो आप 50 साल के जब हो जाएंगे तो आपको सारी बीमारियां लगेंगी, हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी ख्वार, आपके बच्चे तंग होंगे। तो मेरा एक ही पैगाम है, एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। हमारे पास ऑर्गेनिक खुराक है, हमारे पास मैदान भी है, ऐसी बात नहीं, हमें एक्सरसाइज से मेडिसिन। अब तो ये आया कि अगर आपको आर्थराइटिस है और आप एक्सरसाइज रख लें तो उसके जो अच्छे इफेक्ट हैं, आपको आर्थराइटिस की दर्द भी कम होगी। तो मेरा तो पूरी कंट्री को होगा, और मेरा ख्याल है जो हमारा माहौल भी बना हुआ है ये हमें बड़ा फ़ायदेमंद देगा कि हम अपने ग्राउंड आबाद करें, गेम शुरू करें, एक्सरसाइज को मेडिसिन बनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो एज थैंक यू वेरी ऑलवेज। मच, गॉड ब्लेस। यहाँ पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कवाली भी होगी, और उसके साथ साथ हम दुआ पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे दुआ की। और जब हम दुआ की बात करते हैं तो जिस पर्सनालिटी का फॉरमोस्ट नाम हमारे जहन में आता है, आज वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि सरफराज अहमद शाह साहब ने हमारे शो के लिए स्पेशली वक्त निकाला, स्पेशली जुम्मे के इस बाबरकत दिन। रूहानी पर्सनालिटी, साहिब कश्फ, साहिब दुआ। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, दुआ की तरफ बढ़ने से पहले आपकी इजाज़त से कुछ और साथी हमारे साथ हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जी ज़रूर। फिर हमने दुआ की डेफिनेशन की तरफ आना है। हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अली रज़ा संतू खान कवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी वक्त निकाला, और इनका जो ताल्लुक़ है वो अली रज़ा संतू खान कवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड देन वी आल्सो हैव संतू खान कवाल का जो घराना है उनसे आप लोग कनेक्टेड हैं। टीम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कमर रज़ा संतू, समर रज़ा संतू, ये दोनों बेटे हैं। देन वी हैव नज़र अब्बास, असद अली, काशिफ अली, इमदाद हुसैन, सकलैन, नासिर अली, नईम अली, फ़याज़ अली, अली अदनान, हसन अली, रज़ा अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद वक़ार और काशिफ अली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम कवाली की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शाह साहब, अगर आप हमें ये बता दें कि आखिर दुआ का मतलब क्या है? दुआ के इस्तिलाही मायने तो ये हैं कि दुखे दिल से निकली हुई आवाज़ वो दुआ कहलाती है। तो जब हम अल्लाह के हुजूर दिल की गहराइयों से उसको पुकारते हैं, रब ताला को, वो दुआ है, उसका पुकारना ही दुआ है। आप कभी एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब हम बेख्याली में दिल से एक बात करते हैं अल्लाह, उसके अंदर बेपना असर होता है, जो आह होती है अल्लाह। ये ज़रूरी नहीं कि वो हम दुख के मारे ही इस तरह से अल्लाह को पुकारें, बल्कि अल्लाह के साथ जो इंतहाई कुर्बत का ताल्लुक़ होता है, उससे जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, उसकी वजह से जो बेख्याली में कभी लफ्ज़ निकले अल्लाह, उसमें बेपना असर होता है कि
सुनने वालों के दिल पर भी असर कर जाता है वो। तो ये जो दिल से निकली हुई आवाज़ है ये दुआ है। और दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रब को उसके अच्छे नामों से पुकारो, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दुआ सिर्फ ज़ुबान से ना निकल रही हो, हमारा ज़हन, हमारा दिल और हमारी ज़ुबान तीनों यकसू हों अल्लाह के हुज़ूर कुछ अर्ज़ करने के लिए। तो जब हम पूरी यकसुई के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। न सिर्फ कबूल होती बल्कि पूरी भी हो जाती। तो दुआ के 3 मराहिल हैं। जैसे रब ताला दुआएं सुनने वाला है, रब ताला दुआएं कबूल करने वाला है, और तीसरा मरहला है रब ताला दुआएं पूरी करने वाला है। सुभान तो अल्लाह, क्या बात है। हमारी जो पुकार है वो जब इन तीनों मराहल से निकलती है तो हमारी दुआ पूरी हो जाती है। आप ये देखिए कि दिल से रब ताला को पुकारने के असरात क्या हैं। हम मस्जिद में रूटीन में बैठ के दुआएं करते हैं मंबर से, और अच्छा है, करनी चाहिए दुआएं। उसमें कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ पूरी नहीं होती, लेकिन वही नमाजी होते हैं, वही इमाम साहब होते हैं। अगर मुल्क में बारिशें नहीं हो रही हैं तो नमाज इस्तिस्का के लिए वो खुले मैदान में जाते हैं, दुआ करते हैं। वही इमाम साहब होते हैं दुआ करने वाले, वही आमीन कहने वाले मुक्तदी होते हैं। लेकिन 15 मिनट में बारिश हो जाती है। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि वो एक सिंगल पर्पस के लिए निकलते हैं और रब को दिल की गहराइयों से पुकारते हैं और दुआ करते हैं, दुआ कबूल होती है। तो अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दुआओं के सिलसिले में ये कर लें कि जो दुआ हम कर रहे हैं वो एक मैकेनिकल प्रोसेस ना हो, वो ये ना हो कि जैसे एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, बल्कि वो दिल से आवाज़ निकल रही हो हमारे, और ज़हन भी हमारा उस वक्त यकसू हो, ज़ुबान भी वही कुछ अदा कर रही हो जो दिल में है, ज़हन में है, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी। लेकिन शाह साहब, कुछ लोगों की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, और लोग कहते भी हैं कि भाई फ़लाँ को कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करे। वो होता है ऐसा कि अक्सर हमें, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास हम स्पेशली जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ सर या प्लीज़ आप हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और अपने तो अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग किसी के लिए भी दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है। बात वही है, देखिए जिस तरह नमाज हम अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है, वो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अब इससे अगला मरहला एक आ जाएगा कि बाज़ लोग दुआ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, मेरे जैसे लोग, तो दुनिया भर की सोचें जहन में आने लगती हैं, वो ख्यालात जहन में आने लगते हैं जो कहीं कभी नहीं आते। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो इससे ज़रा अगले मरहले पर होते हैं कि यकसुई भी होती है और दुनियावी ख्यालात भी आ रहे होते हैं, वो दरमियान में बैन बैन चल रहे होते हैं। सही। कुछ लोग हैं जो नमाज में डूब कर नमाज पढ़ते हैं, उसमें डूबे होते हैं, और इस सिलसिले में बड़ी मशहूर मिसाल है जनाब हज़रत अली करम कि नमाज की बग़ैर हालत में तीर खींचने की नहीं देते थे कि दर्द बहुत थी। फरमाया कि जब मैं नमाज़ पढ़ने लगूँ तो तीर खींच लेना। क्या बात तो है। तीर खींच लिया। अब इतने डूबे हुए हैं नमाज में कि तीर के खींचे जाने का एहसास नहीं है। तो कुछ लोग जो कंसंट्रेशन के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं
कि जब वो अपने लिए या किसी के लिए भी जब दुआ करते हैं तो वो डूबे हुए होते हैं रब की याद में, रब ताला के साथ एक ताल्लुक़ जुड़ा होता है, वो दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। शाह साहब, आपसे एक दफ़ा जब मैं बात कर रही थी तो मैंने आपसे पूछा था कि अपने अलावा, हम अपने लिए तो दुआ करते ही हैं, लेकिन अपने अलावा किस शख्स से हमें रिक्वेस्ट या फरमाइश करनी चाहिए कि वो हमारे लिए दुआ करें? ज़रूर दुआ के लिए कह देना चाहिए। एज़ इन कोई ऐसा ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसा जो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसकी हमारे अलावा दुआ ज़रूर कबूल होती है रब की बारगाह में? दुनिया की सबसे बड़े वली अल्लाह दुआ के लिए उसकी वालदा है। वालदा की दुआ वो रायगा नहीं जाती, ज़रूर कबूल हो जाती है। तो कहीं हम ऐसे लोगों की तलाश में निकलें कि जिसकी दुआ कबूल हो जाए, उससे बेहतर ये है कि हम अपनी वालदा से दुआ के लिए कह दें। और वालदा ऐसी हस्ती हैं जिनको दुआ का कहना नहीं पड़ता, वहाँ अस खुद दुआ होती रहती है हर सांस में, हर सांस में। तो माँ से बढ़कर वली अल्लाह कौन होगा जिसकी दुआ कबूल हो। क्या खूबसूरत बात है। शाह साहब, आपकी इजाज़त से अगर हम जनाब ज़रूर हवाले की तरफ बढ़ें, अब क्या पेश करने जा रहे हैं आप लोग? जी, हम पेश कर रहा हूँ, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही बेशक, खुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई तो है जो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम चला रहा है, कोई खुदा है, कोई तो है वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा, खुदा खुदा वो चला रहा है, कोई खुदा है, दिखाई भी दो न दे, नजर भी दिखाई भी दो न दे, नजर भी जो आ रहा है, कोई खुदा है, कोई खुदा
नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी नजर भी वो जान लेता है नियतें भी जो खाना ना शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है हाँ वही खुदा है वही खुदा है कोई तो है जो वही खुदा है वही खुदा वही खुदा वही खुदा वही खुदा है सारे मानी सारे मा पा मा रे सा सारे मा पा रे दा रे 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 दा नी पा मा रे सा कोई तो है जो चला रहा है वही खुदा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला पेश की अली रज़ा संतू खान कवाल ने और उनके जो पूरा ग्रुप है उन्होंने, और कमर रज़ा संतू एंड समर रज़ा संतू जो उनके बेटे हैं, इनको देख के अब इधर फ्रंट पे बैठे हुए बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी दे। जब हम बात करते हैं दुआ की तो सरफराज अहमद शाह साहब से बेहतर कौन है हमें बताने के लिए और गाइड करने के लिए कि आखिर क्या दुआ मांगने का कोई स्पेसिफ़िक तरीका है। ये तो हमने अंडरस्टैंड किया कि जितने ज़्यादा आप अपने रब के करीब होंगे, अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांस है दुआ के कबूल होने का। लेकिन क्या कोई ख़ास अल्फाज हैं? क्योंकि शाह साहब हर बंदा अरबी भी नहीं पढ़ना जानता, मतलब अगर पढ़ लेते हैं तो कम से कम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर किस ज़बान में, किस अंदाज में कैसे दुआ मांगे? देखिए, मसनून दुआएं तो हर आदमी को मांगनी चाहिए और वो कबूल भी होती हैं, उसकी बरकत भी होती है। अल्फाज के साथ साथ जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि ये तो हम सब जानते हैं कि आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। हमारी दुआ में जितनी आजिज़ी होगी उतनी ज़्यादा बेहतर। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है कि अल्लाह पर मान, कि जब रब पर हमारा मान बहुत होता है कि वो मेरा रब है, बेशक, और वो मेरा पालनहार है, उसने मुझे तख्लीक किया है, वह आका है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ, तो ये ग़ुलाम का हक़ है
कि वो अपने आका से अपनी ज़रूरियात बयान करे, और आका भी वो है जो ऑल टाइम पावरफुल और सुनने वाला है। बेशक। तो जब हम इस मान के साथ अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हैं तो वहाँ अल्फाज कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते, वहाँ वो मान है जो काम आता है। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में एक वाक़या बयान किया था कि मेरे जानने वाले थे जो साइंटिस्ट थे, तो उम्रे पर गए, वापस आके वो उम्रे की कैफियत और उम्रे के दौरान जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बयान कर रहे थे। तो आखिर पर उन्होंने मुझे कहा कि एक आदमी, मेरी समझ में नहीं आया कि वो बेवकूफ़ आदमी क्या कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगे जब मैं उम्रा मुकम्मल करके आखिरी तवाफ़ करने जा रहा था तो खाना काबा में मैं दाखिल हुआ, तो वहाँ एक पिलर के साथ एक आदमी लिपटा हुआ था, काफ़ी बड़े कद काट का आदमी। उसने एक रेशमी कुर्ता बोस्की का पहना हुआ था जो उसके टखनों से ज़रा ही ऊंचा था, और एक रंगीन बॉर्डर वाली धोती पहनी हुई थी, और वो पिलर के साथ लिपटा हुआ था। बड़ी ऊंची आवाज़ में पंजाबी में एक बात कह रहा था कि ओए रब्बा, मैनू नहीं पता तेरे घर दा की दस्तूर है, पर मैं एक छोटे जिहा पिंड दा चौधरी है, सदके। ते मेरे कोल मेरा कोई किड्डा ही बड़ा दुश्मन आ जाए घर उत्ते और आके मेरे को माफ़ी मंगे तो मैं माफ़ कर देना, आज तू मेरे नाल की सलूक करना मैंने नहीं पता। तो मैंने कहा इसमें अजीब बात क्या थी। कहने लगे अजीब बदतमीज आदमी था। तो मैंने कहा कि वो उसी वक्त उसकी दुआ कबूल हो गई, इसलिए कि जिस मान से वो रब से बात कर रहा था उसमें अपनायत और एक मान शामिल था। रब दिलों को देखता है, अल्फाज को नहीं देखता। तो किस दिल से इंसान दुआ मांग रहा है और क्या जज्बा है उसका, रब उसको देखता है, और यही चीज़ हमारी दुआओं को कबूल कराती है और यही चीज़ हमें रब के करीब ले जाती है। अच्छा शाह साहब, बात थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दफ़ा ये बात क्लियर कर दीजिए। बचपन से एक बात सुनती हुई आ रही हूँ कि अल्लाह से डरो, खौफ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला ये कर देंगे, अल्लाह ताला वो कर देंगे। जब हम बच्चे होते हैं तो ये बातें, अब पिछले दिनों मेरी बेटी को हम जब कभी वो गाड़ी में जाने का कहती है तो हम मस्जिद के पास, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ के हाउस को सलाम करो, जो भी मतलब जिस तरह माँ बच्चे को कहती है। तो उसने एक दिन सलाम नहीं किया, तो जो साथ बैठी हुई थी उसकी नैनी, उन्होंने घूम के कहा, हो नूरबानो, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे ये बात बड़ी चुभी कि हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। अब मतलब आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात मुझे हमेशा समझाते हैं शाह साहब, तो थोड़ा सा इस बात को क्लियर करते हैं कि हमें कहना चाहिए कि हमें रब से खौफ आना चाहिए। देखिए, डर दो तरह का होता है। एक डर यह है कि हमें सज़ा मिलेगी, डंडे का खौफ। ठीक है। एक खौफ ये है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो नाराज़ हो जाएगा। जवान बेटे के सामने उसकी मोइमर वालदा फिज़िकली बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो जवान बेटा, कड़ियल जवान बेटा, वो माँ के खौफ से थर-थर कांपता है। वो खौफ किस चीज़ का है कि माँ जिससे वो प्यार कर रहा है वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ ना हो जाए। हम किसी एक शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी छोटी सी छोटी बात को हम फ़ौरन पूरा करने की कोशिश करते हैं। किस लिए? कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो रब ताला से ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है? तो ये डर जो है कि हमारा रब जिससे हम इतना प्यार करते हैं, इश्क करते हैं,
वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, वो ज़्यादा मुअस्सर है रब ताला से सज़ाओं के डर से, कि हम इस खौफ से कि जिस रब के साथ हमें इश्क है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसकी छोटी से छोटी बात को भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये जो फ़कीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, ये रब ताला से इश्क कर रहे होते हैं, इसीलिए वो रब की छोटी से छोटे हुक्म को पूरा करके खुशी महसूस करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल एक बार आपको दी थी कि हमारा बॉस है, उसके हाथ में हमारी तरक्की भी है, बिल्कुल, हमारी इंक्रीमेंट्स भी उसके हाथ में है, हमारी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी वही लिखता है। अगर वो हमें कोई एक हुक्म देता है ये कर लो, तो हम बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह इस हुक्म को टाल दें कल तक के लिए। इस धूप में कहाँ हम निकलेंगे, हालांकि उसके हाथ में ये सब कुछ है हमारा। हम उसी धूप में जिसके डर से अपने बॉस की बात को हम टाल रहे थे, उस धूप में जाते हैं घर। वहाँ हमारा छोटा सा बेटा है, वो हमारी शक्ल देख के ज़िद करता है कि मुझे कॉर्नर शॉप से आप च्युइंगम दिलवाएं। हम थके हुए हैं, उस धूप से आए हैं, गर्मी है बहुत, बड़ी खुशी से उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और कॉर्नर शॉप पे ले जाते हैं। रास्ते में जेब से रुमाल निकाल के उसके सर पे रखते हैं कि इसे धूप ना लगे। बिल्कुल, उसने एक च्युइंगम मांगी है, हम उसे 10 चीज़ें लेके देते हैं, बिल्कुल 100%। और वापस लेके आते हैं। वो खा रहा होता है, हम उसे देख देख के खुश होते हैं। अब आप देखिए, वो बच्चा हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा उसने जेब से खर्च करवाया है, लेकिन हम उसकी उस बात को पूरी करके क्या खुशी महसूस कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि बॉस के पास सज़ा का खौफ है और उस बच्चे के साथ मोहब्बत है, उस मोहब्बत के मारे हम काम करते हैं। तो ये डर दो तरह का है कि एक तो रब से इश्क है हमें, तो ये डर है कि नाराज़ ना हो जाए, और दूसरा डर ये है कि हमें उठा के जहन्नम में न डाल दे। हालांकि रब तो इतना मेहरबान है कि वो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसके किसी बंदे को जहन्नम में डाला जाए। बेशक। तो ये जो हम बच्चे के दिल में एक डर बिठाते हैं कि एक अल्लाह का इमेज ये पैदा हो जाता है कि रब इंतज़ार में बैठा है कि किसको सज़ा देने का मुझे मौका मिल जाए। ये डर होना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके दिल में ये डर अगर हम बिठाएं कि वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है, वो रब जो हमें पाल रहा है, वो रब जिसने हमें तख्लीक किया है, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो ये डर ज़्यादा ताकतवर होगा सज़ा के डर से। तो हम फिर रब के करीब जाएंगे, रब से दूर नहीं भागेंगे। क्या खूबसूरत बात कही, क्या खूबसूरत बात कही। अब क्या कलाम पेश करेंगे आप? जी, नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। बहुज़ूर सरवर कौनैन, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। क्या बात है, क्या बात है। नबी की याद है, नबी की याद है, सरमाया गम के माँ
यही तो एक वसीला है, यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका लगता है। हाँ, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, गुलशन महका। हाँ, याद नबी, 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 नबी 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 नबी का गुलशन महका, का गुलशन महका, का गुलशन महका, महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, Sani dani saga ma 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 ga, sani dani saga ma ga ga ga, ga ma ga ni ni ni, dani da ma ga dani da ma ga ma ni da ga ma de sa yaad nabi ka. बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मे की मुनासबत से हमने आज टॉपिक भी दुआ रखा। शो को कंक्लूड करने से पहले एक दफ़ा जल्दी से किचन में नज़र डाल लेते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ ने सब कुछ आई थिंक तैयार कर दिया है। एवरीथिंग इज़ रेडी एंड डन और बस अब सर्विंग के स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। और आगे बढ़ते हुए अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हुए शाह साहब, क्योंकि जुम्मे का दिन है, फिर वीकेंड आ जाता है, एक्चुअली ये 2 दिन और कुछ करने को मिले ना मिले, सोचने का ज़रूर वक्त मिलता है। तो किसी ऐसी बात के साथ प्लीज़ हमारे शो को क्लोज़ करें जो लोगों को सोचने पे भी मजबूर करे और बेहतर इंसान बनाए। हम सभी बहुत मसरूफ़ लोग हैं और बाज़ औक़ात हमारी मसरूफियात ऐसी बढ़ जाती हैं कि हमसे जुमे की नमाज रह जाती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जुमे की नमाज किसी तौर भी मिस ना करें और जुमे के दिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जितनी जल्द मुमकिन हो हम मस्जिद में जाके बैठ जाएं, बजाय इसके कि जुमे की नमाज अज़ान का इंतज़ार करें। अगर हम जाके बैठ जाएं, एक बुज़ुर्ग जिनसे मैं मिला करता था, उनका एक मामूल था कि वो 12 बजे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे और वो बड़ा बाइस रहमत है। मैंने उसको एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि जुमे के लिए जितनी जल्दी हम जाके मस्जिद में बैठ जाएं, अल्लाह की रहमतें उतनी ज़्यादा नाजुल होती हैं। लेकिन शाह साहब फिर ख़वातीन के लिए भी बताएं प्लीज़, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सी मसाजिद में जाने भी नहीं देते एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस चीज़ को अगर हम साइड पे कर दें, हम ख़वातीन क्या करें, हमें भी अगर बताएं।
देखिए, बहुत सी मस्जिदों में हमारे ऐसे अरेंजमेंट नहीं है कि वहाँ ख़वातीन नमाज पढ़ने जा सकें। वो घर में अगर बैठ जाएं और ज़िक्र इलाही करती रहें, अल्लाह को पुकारती रहें नमाज से पहले ही, नमाज से पहले, ठीक है, तो अल्लाह की बड़ी रहमतें नाजिल होती हैं। और वो दोनों तरह की हैं, दुनियावी भी और रूहानी भी। रूहानी तौर पर आदमी बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। तो मेरा तो जुमे वाले दिन लोगों के लिए यही पैगाम है कि जुमे के रोज़ अगर हम अपने प्रोग्राम्स इस तरह से तरतीब दे लें कि हम 12 बजे आके मस्जिद में बैठ जाएं और जुमा की नमाज़ पढ़ के आके फिर हम अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं, तो बड़ी रहमतें नाज़िल होती हैं इंसान पे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और आप हमेशा हमें इसी तरह गाइड करते रहें, आमीन, आमीन। यहाँ पे शो को क्लोज़ करते हुए हमारे बहुत ही प्यारे भाई और उनकी बहुत ही प्यारी टीम, आपको भी जुमा बहुत मुबारक हो। और आपसे ही कलाम सुनते हुए हम शो को कंक्लूड करेंगे। शब जाए के मन बूदम, नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बूद शब जाए के मन बूदम। बाहर सूरत से बिस्मिल शब जाए के मन बूदम, परी पे कर निगार सर्वकते लाला रुख सारे, लाला रुख सारे। सरापा आपते दिल बूद, सरापा आपते दिल शब जाए के मन बूदम, दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल। खबरम रसीद इन शब के निगार खाही आमद, सरे मन फिदाए राहे के सवार खाही आमद। मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। रकीबा गोश पर आवाज उतर नाजो मन तरसा,
छप जाए के मन